it's too early to discuss findings because both जब आप इस process से गुजरेंगे तो I think आप साथ-साथ आप learn करेंगे how to interpret your results. उसका बेहतरीन तरीका ये है वो जो लिटरेचर में मैट्रिक्स आपने बनाया था उन पेपर्स को देखें उन्होंने उन आउटपुट को कैसे एक्सप्लेन किया. फॉर एग्जांपल हम आपकी रिलायबिलिटी है या कन्वर्जन वैलिडिटी है या आपकी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है या हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है. तो आप उन पेपर से आप अच्छा आपको आइडिया मिल जाएगा कि उसको कैसे. बल्कि आई ऑलवेज रिकमेंड टू माय स्टूडेंट्स कि आप एक बेस पेपर जरूर अपने सामने रखें, एक या दो बेस पेपर जिसके फ्लो को आप अपने थीसिस के साथ लेके चलें. बेस पेपर जरूर तलाश करें क्योंकि आपकी रिसर्च से थोड़ा मिलता जुलता हो ताकि उनकी मेथोडोलॉजी, उनका राइटअप, उनके एनालिसिस टूल्स आप अडॉप्ट भी कर सके और जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किए आप भी अपनी रिसर्च में उसी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकें. सो फाइनली जो आपका है डिस्कशन एंड रिकमेंडेशंस का जो सेक्शन है डिस्कशन में बस सम अप करते हैं कि दैट इज लेंथी एंड बोरिंग. फाइनली रिजल्ट्स आ गए आपके पास. नाउ योर डिस्कशन एंड कंक्लूजन्स. समटाइम डिस्कशन कंट्रीब्यूशन एंड कंक्लूजन भी होता है. अब डिस्कशन जब आपने सारा डेटा एनालाइज कर लिया अपना आपके पास रिजल्ट्स आ गए आपको पता चल गया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो आपने कर ली है. कुछ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए होंगे कुछ रिजेक्ट हुए होंगे. तो आपको जो अपने रिजल्ट्स हैं कंपेयर योर रिजल्ट्स. Compare your results with previous findings. जो आपके रिजल्ट्स आए हैं मुमकिन है कि हमने कहा था कि इनकंसिस्टेंसी है, might be possible कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या आपके न्यूट्रल आपके रिजल्ट्स है वो आप भी कहते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट या आपको कोई इंपैक्ट आपको नहीं नजर आया नॉलेज मैनेजमेंट का और कंपैटिटिव एडवांटेज. तो आपने कंपेयर करना है विद द प्रीवियस स्टडीज इधर पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल. इसी स्टडीज में ये बताया आपका रिजल्ट ये और दिस कंपेयर योर रिजल्ट्स विद द प्रीवियस. पहला काम डिस्कशन में. दूसरा काम आप ये करते हैं रैशनल ऑफ द रिजल्ट्स. ये चीज हम नॉर्मली हम मिस कर देते हैं. कंपेयर तो कर लेते हैं बट रैशनल प्रोवाइड नहीं करते कि आपको ये जो रिजल्ट आई क्यों आया. फॉर एग्जांपल आपने ये नॉलेज मैनेजमेंट का कंपैटिटिव एडवांटेज का नेगेटिव रिलेशनशिप है, सिग्निफिकेंटली नेगेटिव रिलेशनशिप है. तो ये नेगेटिव आया क्यों है, उसकी रीजन क्या है, व्हाट माइट बी द पोटेंशियल रीजन. ऑफ कोर्स यू हैव टू रेफर टू द लिटरेचर रिव्यू. उस लिटरेचर को पढ़ेंगे अपने जो इंडिजिनस वर्क है पाकिस्तान में आप उसको पढ़ेंगे वहां से आपको रैशनल तलाश करने में मदद मिलेगी कि आपके कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव रिजल्ट आया तो क्यों आया. यू हैव टू प्रोवाइड रैशनल. सो नॉर्मली डिस्कशन में हाइपोथेसिस वाइज हम डिस्कस करते हैं और ये कंपेयर योर रिजल्ट्स एंड गिव रैशनल टू द रैशनल फॉर योर रिजल्ट्स. ये रिजल्ट आया तो क्यों आया. ये मेरे ख्याल में रिव्यूअर को ये अच्छा एक क्वेश्चन जाता है कि आपने चीजों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया और डिस्कस किया, आपको अंडरस्टैंडिंग है. तो देन डिस्कशन और प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन जो हम पहले चैप्टर में तो हम बहुत ब्रीफली लिखते हैं और यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशंस को प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन को यहाँ डिटेल में लिखते हैं प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल. And then future research directions and conclusions. Direction, future recommendations. आप अगले आने वाले आपके मॉडल को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं. आप क्या रिकमेंड करते हैं, कोई वेरिएबल रिकमेंड करते हैं या आप कोई फील्ड रिकमेंड करते हैं या एक कोई और न्यू इनसाइट आप चाहते हैं कि आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं.
बताना चाहते हैं उनको कि अगर इस एंगल से रिसर्च की जाए तो रिजल्ट्स माइट बी इंटरेस्टिंग या डिफिकल्ट, सॉरी डिफरेंट। सो रिसर्च डायरेक्शन जो है वो फ्यूचर डायरेक्शन वो दैट माइट बी द लास्ट वन। सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो पॉइंट और आप इस पूरे रिसर्च प्रोसेस को इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। Thank you so much and best of luck. Thank you so much. So now thoughts on this about the selection of research topic and हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो भी कोई भी हम कहते हैं हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, तो उस एक्सपीरियंस से जो है आप कुछ ना कुछ कोर्स आगे टॉपिक सेम है, लेकिन आई होप कि कुछ ना कुछ न्यू आपको इसमें सीखने स्पेसिफिकली जो ये सेक्शन हम ये चाहते हैं ये बेसिकली वेरी बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ लीडरशिप के स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस रिसर्च में जॉब कर रहे हैं, कुछ एमबीए के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कुछ इस्लामिक टेक्निकल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं वेरी बेसिक लेवल। तो हम यहाँ थोड़ा सा कोशिश करेंगे सिर्फ हम यहाँ लिमिटेड रहेंगे टॉपिक सिलेक्शन पे, हम टॉपिक को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स यहाँ रिसर्च के बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं वो अपना टॉपिक सेलेक्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास में, वो एक रिसर्च आर्टिकल करने जा रहे हैं, तो उनको इससे बेहतर आइडिया हो सकता है कि वो किस तरह से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको हम 30 मिनट्स में बांट दें। बेसिकली जो रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन है उसको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। इस सारे टॉपिक सिलेक्शन को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्टेप है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च प्रोसेस। सेकंड स्टेप पे आप व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज अलाउड की तरफ आते हैं। एंड थर्ड वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है। देन नैरो डाउन द रिसर्च एरिया, आप अपने जो आपका इंटरेस्ट एरिया है उसको आप नैरो डाउन करते हैं। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, identification of potential topics, and finally आप systematic evaluation करते हैं तो आपने topics set किए। तो हम one by one हर step को डिस्कस करते हैं कि उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जो न्यू बिगिनर्स होते हैं तो सबसे पहले जब किसी भी रिसर्च की बात आती है तो वो रिसर्च टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। हम कौन सा टॉपिक ले सकते
शायद उनको ये आइडिया नहीं है कि जब आप टॉपिक सेट करने जा रहे हैं आपको रिसर्च के प्रोसेस का पता होना चाहिए कि ओवरऑल रिसर्च का प्रोसेस क्या है। वो ऐसे ही है कि जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि आप एक स्केच ड्रा करें, जब तक आपको स्केच के बारे में पता नहीं होगा आपको कैसे ड्रा करें। आप टॉपिक सेट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो टॉपिक सेट करने जा रहे होते हैं उन्हें रिसर्च प्रोसेस का पता नहीं है। जब रिसर्च प्रोसेस का पता नहीं है, अगर वो इंटरेस्ट के मुताबिक वो टॉपिक सेट भी कर देते हैं तो डेफिनेटली वो आगे कैरी नहीं कर सकते। रिसर्च के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। आपको लिटरेचर चाहिए, आपको चाहिए, आपको डिफरेंट मेथड अप्लाई करने हैं, आपको डाटा चाहिए, तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो स्टार्ट कर रहा है रिसर्च, सबसे पहले उसको रिसर्च के प्रोसेस का पता होना चाहिए कि उसको कौन-कौन सी चीजों को फेस करना है, उसको किस टाइप का डाटा चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको आगे क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो जो बिगिनर को ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में वो क्या करने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन में वो अपना आइडिया प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में वो ये बताने जा रहे हैं व्हाट इज न्यू, वो क्या नया करने जा रहे हैं इस रिसर्च के। तो ये बिगिनर्स को पहले पता होना चाहिए कि वो थ्योरेटिकल गैप किसको लेके चल रहे हैं, उन्होंने कौन सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को उन्होंने रीड करना है, उन्होंने इंट्रोडक्शन में जिसको कवर करना है। देन उनको लिटरेचर रिव्यू का आइडिया होना चाहिए कि जिस आइडिया पे, जिस टॉपिक पे उन्होंने काम करना है उस पे उनको लिटरेचर भी चाहिए। तो लिटरेचर क्या है, वो पास स्टडीज हैं जो उनके इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड हैं। देन उनको मेथोडोलॉजी की तरफ जाना है कि जो टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली उस पे कोई ना कोई मेथड अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट उनको जो बेसिक मेथोडोलॉजी है उसका आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट को डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। जैसे कि मेथोडोलॉजी की बात करें तो स्टूडेंट को ये आइडिया होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, अप्रोच, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन, ठीक है, बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। सेकेंडरी डाटा का पता होना चाहिए, प्राइमरी डाटा का पता होना चाहिए, टूल्स कौन से यूज होंगे, टीएलएस यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, स्टाडा यूज कर सकते हैं। तो इन बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। डेफिनेटली स्टूडेंट जब रिसर्च कर रहा है तो उसको एक चीज को इंप्लीमेंट करना है और सबको नहीं कर सकता। तो जो टॉपिक को लेके चल रहा है आया कि वो मेथड उस टॉपिक पे अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डाटा एनालिसिस एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन का आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो जो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में वो क्या करने जा रहा है। इंट्रोडक्शन में वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है कि व्हाट इज न्यू, वो क्या नया करने जा रहा है। उसके ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च प्रोसेस क्या होंगे। लिटरेचर रिव्यू के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो बुक्स के अंदर अवेलेबल है, रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर अवेलेबल है, डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल है, तो वो उसको आइडिया होना चाहिए कि उसने उस नॉलेज को प्रेजेंट करना है। देन मेथोडोलॉजी, जो वो रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा है उसका कंप्लीट प्रोसीजर उसने एक्सप्लेन करना है मेथोडोलॉजी के अंदर। एंड देन डाटा एनालिसिस, जो उसने अगर कोई हाइपोथेसिस बनाया है तो वहां उसको रिजल्ट्स मिलेंगे कि आज के हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, और फाइनली वो कंक्लूजन और डिस्कशन में। तो कोई भी स्टूडेंट जो एमएस लेवल पे, एमबीए लेवल पे या इवन पीएचडी लेवल पे जिसको रिसर्च का इतना आइडिया नहीं है, तो इससे पहले कि वो टॉपिक सिलेक्शन की तरफ जाए उसको इस पूरे रिसर्च प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए। आप कोई भी रिसर्च करिएगा या रिसर्च आर्टिकल करने जा रहे हैं तो आपको इन 5 चैप्टर से गुजरना पड़ेगा। तो आपके माइंड में एक क्लियर इमेज होनी चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे कि एक रिसर्च मेथोडोलॉजी एक स्टूडेंट है, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास ले रहा है, वो बुक से तो पढ़े जा रहा है बार-बार कि ये टेक्निक अप्लाई हो रही है, लेकिन क्या उसको ये आइडिया है कि वो ये क्यों पढ़ रहा है, उसने इसको इंप्लीमेंट कहाँ करना है, कौन सा रिसर्च डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वो ये देखे कि उसने रिसर्च डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कैसे करना है, कौन-कौन से उसके स्टेप्स हैं। उसके बाद जो मेरा अपना ओपिनियन है उसके मुताबिक जब भी कोई स्टूडेंट रिसर्च टॉपिक स्टार्ट करने जाता है तो उसको एटलीस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिसर्च टॉपिक है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हेल्प कर रहा है। और इसी तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है, हम में से बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे होंगे, तो जॉब्स जहां वो काम कर रहे हैं उस वर्क एनवायरनमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बैंकिंग की बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच की बात करते हैं, वो पिछले 2 साल से लॉस में जा रही है, ठीक है,
क्यों लास्ट में जा रही है। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, आपको थ्योरी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई गैप आइडेंटिफाई करना है। नॉट ओनली थ्योरी, आप लिटरेचर के अंदर भी ये चीजें देख सकते हैं कि कौन सा एस्पेक्ट है जो कवर नहीं हुआ। अब अगर एक स्टूडेंट को ये नहीं पता कि उसने जो अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, वो स्पेसिफिकली किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हेड कर रहा हो, या आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं एकेडमिया के अंदर तो वो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को हेड कर रहा हो, जब तक स्टूडेंट को ये नहीं पता तो उस वक्त तक वो अच्छा टॉपिक कैसे सेलेक्ट कर सकता है। जितने भी एमएस के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं वो आपसे ये क्वेश्चन जरूर करें कि उनको कैसे पता चलेगा कि अच्छा टॉपिक कौन सा है। तो उनको सबसे पहले प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम का आइडिया होना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चंस आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड हैं, ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका टॉपिक होगा उससे रिसर्च क्वेश्चन क्या बन रहा है, जिसको आपने आंसर करना है पूरी रिसर्च को। देन आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, देन रिसर्च मेथोडोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिसर्च टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मेथड्स का, जो मेथड्स हो रहे हैं उनका बेसिक नॉलेज। तो मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट जब भी रिसर्च टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है तो वो जहां तक उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इससे पहले अगर वो टॉपिक स्टार्ट करने जाएगा वो स्टार्ट कर लेगा, अपने इंटरेस्टेड टॉपिक स्टार्ट कर लेगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई और टॉपिक होगा, बायोलॉजी टॉपिक होगा, सॉलिड टॉपिक होगा और ऐसा टॉपिक होगा जिससे आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हम स्टेप 2 की बात करते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज अलाउड की बात कर रहे हैं। यहाँ मुझे वही बात याद आ गई, यहाँ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हम जो है डेफिनेटली हमें अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, और रिसर्च अच्छी करनी चाहिए, लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे मैं एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आपने इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में पूरे सेमेस्टर में एक आर्टिकल प्रोड्यूस करना है। अब रिक्वायर्ड क्या है उनके लिए? रिक्वायर्ड उनके लिए ये है कि वो एटलीस्ट एक प्रोसेस में से गुजर जाएं। उस प्रोसेस में से गुजरने के लिए मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करें, नहीं, वो पूरा आर्टिकल करें, एक प्रोसेस से गुजरे जैसे, ताकि उनको पता चले रिसर्च क्या है। तो रिक्वायर्ड क्या है यहाँ? रिक्वायर्ड ये है कि आप एक रिसर्च एक प्रोसेस से गुजर जाए। अगर एक एमएस का स्टूडेंट है और एमएस के स्टूडेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एमएस के स्टूडेंट को ये समझना है कि उसको अपने एमएस की डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो अपना रिसर्च टॉपिक लेना है या पेपर बनाना है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वो अपनी एमएस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। लेकिन अगर इसके बारे में सब पीएचडी स्टूडेंट की बात करें तो पीएचडी स्टूडेंट्स को मजीद ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना है, तो हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो आप उस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही टॉपिक को सेट करेंगे। तो आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है ये इंपॉर्टेंट है आपके, जो इसको हम सबसे पहले अगर डिफाइन करें तो ओरिजिनलिटी की बात आती है। ओरिजिनलिटी का क्या लेवल है जो आपने अचीव करना है टॉपिक सेट करते हुए, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करके। डेटा रिक्वायरमेंट्स, आप जिस टॉपिक को सेट कर रहे हैं, आया कि आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, आप किस पे कर रहे हैं, आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको प्राइमरी डाटा रिक्वायर्ड है या सेकेंडरी डाटा रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर ये टॉपिक हम बात करें investigating the impacts of democracy on economic growth of Asian countries in COVID, a panel data analysis. Definitely, आप अगर किसी सुपरवाइजर के साथ देखते हैं, आप अपने गाइड के साथ देखते हैं, ठीक है, तो वहां आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने सेकेंडरी डाटा की तरफ जाना है या प्राइमरी डाटा की तरफ जाना है। मैं यहाँ आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपने अपने इंटरेस्ट को छोड़ देना, नहीं, आपने अपने इंटरेस्ट को भी कैरी आउट करना है, लेकिन आपने ये भी देखना कि रिक्वायर्ड क्या है आपसे, क्या आप वो स्पेसिफिक टॉपिक ले रहे हैं जो रिक्वायर्ड है। ये तो नहीं है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसी तरीके से मेथोडोलॉजी का रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ भी आपने ये देखना है कि जो टॉपिक आप ले रहे हैं वहां आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद टॉपिक लिमिटेशंस, कुछ व्हाट इज अलाउड, आपके लिए क्या अलाउड है, ये इंपॉर्टेंट है। समटाइम कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो रिसर्चेबल तो होते हैं, आप उन पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वो इतने मतलब इतने अच्छे टॉपिक्स नहीं होते, या हर फॉरम पे आप उनको प्रेजेंट नहीं कर सकते टॉपिक्स को। आप एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कल को आप वाइवा है, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे,
मैंने एक क्लास पढ़ाई है, मैं इसलिए चीज ऐड किया है कि मेरा एक्सपीरियंस गुजरी है। मैंने एक क्लास पढ़ाई तो उनको मैंने असाइनमेंट दी कि आपने एक रिसर्च आर्टिकल प्रिपेयर करना है, आपकी ये असाइनमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में आए नहीं, उसमें 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो ऐसा टॉपिक लेके आए जिनके ऊपर मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। तो ऐसा ये किस्म का टॉपिक था कि मैं उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता था स्टूडेंट्स से, अगर मैंने उनका वाइवा लेना। वो मेरे साथ, क्योंकि वो क्लास की असाइनमेंट थी, तो उन्होंने भी मेरे साथ आके मुझसे ज्यादा गाइडलाइन दी। तो आपको टॉपिक वो सेलेक्ट करना है जिसपे आप या आपके जो सुपरवाइजर हैं जो उस पे आपको प्रॉपर गाइड कर सके। वो या फिर यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड आईयूबी या फ्यूचर अनएथिकल बिहेवियर एंड आईयूबी की बात करते हैं। रिसर्चेबल है, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये रिसर्च कर लेंगे, जब आप इस रिसर्च को पब्लिश करेंगे, क्या आपके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा? डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क की पॉसिबिलिटी है, जिसके ऊपर आप सफर कर सकते हैं, आपकी डिग्री रोक सकती है। देखिए, आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन चाहिए। आपको उसको जस्टिफाई करना है कि हाँ वाकई ये है। आप लिमिटेड नहीं है, आप किसी भी एरिया पे रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपकी डिग्री की बात कर रहे हैं, आपने अपनी डिग्री को भी पूरा करना है, तो आपको वो टॉपिक्स करनी है जो टॉपिक्स आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। Who will be the advisor? तो फिर आप एडवाइस किससे लेंगे? आप अपने गाइड सुपरवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, क्लास टीचर से, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। और अगर आप आर्टिकल किसी जर्नल के लिए लिखते हैं तो काल का पेपर दूंगी आपके पास उस जर्नल के स्कोप को आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी जर्नल को टारगेट कर रहे हैं तो काल का पेपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है, क्या अलाउड है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या स्कोप। नेक्स्ट जो है स्टेप 3। अब जहां तक जो है ना किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर इस स्टेप से पहले जो 2 स्टेप हम देख रहे हैं, यहाँ से हमें कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि रिसर्च का प्रोसेस क्या है, हम इसको समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या है हमें ये भी पता चल गया है, अलाउड क्या है और क्या अलाउड नहीं है हमें ये भी पता चल। अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखिए। अगर आप इससे पहले अपने इंटरेस्ट पे चले जाते तो डेफिनेटली आप वो सिलेक्ट कर लेते जो रिक्वायर्ड नहीं था। अब आप अपने इंटरेस्ट को देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी रिसर्च के अंदर आपका इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में इससे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। अगर आपको जबरदस्ती को टॉपिक दिया जाता है तो डेफिनेटली उस पे आप वैसे काम नहीं कर सकते जैसे कि आपको करना चाहिए, आप वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, इसीलिए जब भी आप सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप किस पे काम करना चाहते हैं। फिर सुपरवाइजर आपको गाइड करते हैं, ठीक है आप इस पे कर लें, इस पे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आपका इंटरेस्ट का एरिया आप अपना फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल ये कुछ एरिया स्टार्ट किए हुए, इस्लामिक बैंकिंग एक इंटरेस्ट का एरिया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीडरशिप, ओपन इनोवेशन। लेकिन यहाँ आपको याद रहे कि आपने एरिया को टॉपिक के साथ मिक्स नहीं करना। स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि एरिया क्या है और टॉपिक क्या है। हम यहाँ फिलहाल टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम नैरो डाउन कर रहे हैं। हम स्पेसिफिक एरिया से, एक ब्रॉड एरिया से उसको नैरो डाउन करते हुए एक स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ आप रिसर्च एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी इंटरेस्ट का जो एरिया वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अब एरिया आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपकी इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां आप कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, आप उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। आप जो है इसके अलावा आप लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, कोई इंटरेस्ट है आपका किसी एरिया में तो आप उसको ले लेंगे। तो किसी भी तरीके से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है किसी भी। आपका जो डिग्री टाइटल है आप उसके ऊपर फोकस कर सकती हैं। लीडरशिप के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली वो लीडरशिप का टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई इस्लामिक बैंकिंग के बैठे हुए हैं तो वो कोशिश करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग। लेकिन कुछ चीजें जो है आपको अपने माइंड में रखनी होगी जो आप जब आप रिसर्च कीजिए। सेलेक्ट एरिया मस्ट बी इंटेलेक्चुअली अपीलिंग। तो आपका ऐसा एरिया होना चाहिए जो थोड़ा यूनिक होना चाहिए। ऐसा एरिया ना हो जो यूनिक ना हो, जो अपील ना कर रहा है, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट ना कर रहा हो। ऐसा टॉपिक हो जो थोड़ा अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छा रिसर्चर कौन है? अच्छा रिसर्चर वो है वो जब भी कोई स्टडी करता है और उसकी स्टडी उन लोगों को दे दी जाए जो लोग रिसर्च को नहीं जानते लेकिन वो भी उसको अंडरस्टैंड कर जाए और उनको इंटरेस्टिंग लगे,
तो वो मैं समझता हूँ वो एक अच्छा रिसर्चर है, क्योंकि एक बहुत ऊपर का लेवल है, इसके लिए काफी मेहनत चाहिए। तो इसलिए आपने वो एरिया लेना है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको रिजल्ट के बारे में, ओपन माइंड के साथ आपने स्टार्ट करना है। यहाँ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने रेड की हुई है। आप इमोशनली चार्ज नहीं होंगे किसी एरिया को सेलेक्ट करते हुए, आप इमोशनल होके कोई एरिया सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें बाइसनेस आ जाएगी। फिर जब आप इमोशनल होंगे आप कहेंगे कि ये इसके लिए रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है, जबकि रिसर्च ऐसे नहीं है। आप आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आप इस तरह के एरिया लेंगे। ऐसा एरिया सेलेक्ट नहीं करेंगे कि जो जिसके लिए कि आपको ऑलरेडी रिजल्ट्स का पता हो तो उस पे क्या होना है। जैसे कि अगर इमोशनल की बात करें या रिलीजियोसिटी की बात करें, तो अगर हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि फीमेल्स को यहाँ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं क्या उनका क्या ओपिनियन है, क्या उनको वेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप एक बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं जो कि करना चाहिए, तो आप इमोशनली आप कहेंगे नहीं इसका आंसर यही होना चाहिए, करना चाहिए, आपके रिजल्ट्स आपको ये बताएं कि बिल्कुल ये करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो बायस्ड होगा। तो आपने ओपन माइंड के साथ जाना है। ऑलरेडी आपके माइंड में उसके रिजल्ट्स कोशिश करने के नाम डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने इन चीजों को माइंड में रखना। फिर आप चूज द एरिया हैविंग फैकल्टी सपोर्ट। याद रखिएगा जो आपकी फैकल्टी है वो एक बहुत बड़ा एसेट है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आप अगर पीएचडी कर रहे हैं, आप एमएस कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी फैकल्टी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप अपने इंटरेस्ट को इनलाइन करें फैकल्टी के इंटरेस्ट के साथ। फैकल्टी मतलब आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो सुपरवाइजर हैं, आप कोशिश करें कि उनके इंटरेस्ट को भी टच करें। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उस पे काम किया हुआ है, वो चीज उनकी डोमेन में है, ठीक है, तो वो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकती है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं अगर किसी स्टूडेंट को सुपरवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो स्टूडेंट ऐसा टॉपिक ले लेता है जो मेरी डोमेन में नहीं आता। बात करें पैनल डाटा एनालिसिस का, मुझे आइडिया नहीं है, स्टूडेंट पैनल डाटा एनालिसिस पे कर रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने इंटरेस्ट को छोड़ो, आपको सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। आपने तो फैकल्टी के इंटरेस्ट को भी देखना है और अपने इंटरेस्ट को भी देखना है, और आप ये कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी एक चीज को चूज करना, तो आप वो काम करेंगे जहां से आपको गाइड मिल सके। ये ना हो कि बाद में आप किसी स्टेज पे जाके आपको फंस जाए और आपको डाटा ना मिले। Therefore, try to inline your interest with your guide aspect. अब स्टेप 4 की बात करते हैं, नैरो डाउन द रिसर्च एरिया। इससे पहले तक आपने क्या किया? इससे पहले तक आपने एक ब्रॉड एरिया सेलेक्ट किया, जैसे इस्लामिक बैंकिंग, ओपन इनोवेशन, लीडरशिप, ये आपने सेलेक्ट किया था। लेकिन ये तो एक एरिया है ना, अब आप इसको स्पेसिफिक करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको स्पेसिफिक क्या करें, कैसे करेंगे? आपको कोई भी रिसर्चर डिफरेंट रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप अपने एरिया को स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, आपके पास 5 एरियाज है, तो आप कोशिश करें जो ऑलरेडी डेजर्टेशन अवेलेबल है उस एरिया पे उनको डाउनलोड करें। और आपने 5 एरियाज आपके पास हैं और आप 5 एरिया पे थीसिस डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप उन थीसिस को रीड आउट करें। आपने क्या रीड आउट करना है? सबसे पहले आप उसका टाइटल देखेंगे, डेफिनेटली 300 पेजेस तक आप सारा रीड आउट कर सकते हैं। आप टाइटल देखेंगे, आपसे वेरी रेलेवेंट है, ठीक है, आप उसको फर्दर आप उसका एब्स्ट्रैक्ट या एग्जेक्टिव समरी को देखेंगे, देन आप इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे। आपको एरिया को स्पेसिफिक करने के लिए इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पीएचडी से जो अच्छा थीसिस होगा उसके अंदर आप डेफिनेटली रिसर्चर ने एक ब्रॉड एरिया से उसको नैरो डाउन किया, तो वहां से आपको आइडेंटिफाई होगा। वहां से अगर आप इस्लामिक फाइनेंस पे कर रहे हैं, आप इस्लामिक फाइनेंस से डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहां से आपको पता चलेगा कि उस एक रिसर्चर ने स्पेसिफिकली किन एरियाज को लिया है, कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको वो टारगेट कर रहा है। तो उसके लिए आपने ये देखना व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स दे कवर, कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जस्टिफिकेशन क्या है टॉपिक्स की। तो थीसिस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, स्पेसिफिकली जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए थीसिस, पीएचडी थीसिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको फॉलो करके अपनी रिसर्च को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये आइडेंटिफाई जरूर करना होगा कि आप
ये अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है कि मुख्तलिफ एरियाज की चीजें एक मुख्तलिफ अरेंजमेंट के साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते हैं, वो मुख्तलिफ पैराडाइम्स फॉलो करते हैं। तो अपने सुपरवाइजर से जरूर डिस्कस करें कि आप कौन से रीजंस पढ़े हैं, उसके सारे एक दफा, और फिर उसके बाद फिर आप स्पेसिफिकली हम दूसरे डेवलपमेंट फाइंडिंग पर रिसर्च देख रहे हैं, तो जो रिसर्च है वो बेसिकली उसको एक तरीका नहीं है रिसर्च करने का। आप डिफरेंट रिसर्च देखेंगे, डिफरेंट फाइंडिंग्स के देखेंगे, उन्होंने डिफरेंट तरीके से रिसर्च की, ऑल्दो वो मेथोडोलॉजी वही यूज कर रहे हैं जो आपने यूज की होगी, लेकिन उसको किस तरह से फॉर्मुलेट किया है, किस तरह से उसके चैप्टर्स बने हैं, कहाँ कौन सी चीज को एक्सप्लेन किया, उसमें डिफरेंस होगा। तो वहां से हम एक ट्रेडिशनल स्टाइल से भी हट सकते हैं, जो ट्रेडिशनल स्टाइल जिसको हम फॉलो कर रहे हैं कि हम बैकग्राउंड डेफिनेटली चीजें वो डेफिनेट चीजें वो तो आएंगी, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। तो इससे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं डाउनलोड करेंगे वो इसके लिए हम अब हम जो स्टेप 4 है, अब इसमें हम नैरो डाउन करेंगे अपने टॉपिक। आपने अपने इंटरेस्ट का एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब उसको नैरो डाउन कर, जैसे कि पहले आपका टारगेट था इस्लामिक फंड है, आपने इसको इस्लामिक फंड में कर लिया। नेक्स्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपने बिल्कुल मार्केटिंग में कन्वर्ट कर लिया। लीडरशिप का ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप या ट्रांजिशन लीडरशिप, ओपन इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन। तो जब आप डेजिग्नेशन को पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे और उसके लिए से आप इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। जो फिफ्थ स्टेप है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आपने लिटरेचर को रिव्यू करना है। यहाँ तक आपने क्या किया, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, आपने जो रिसर्च का प्रोसेस था उसको भी सीख लिया, आपका जो इंटरेस्ट का एरिया था आपने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। एरिया के बाद आपने उसको नैरो डाउन भी कर लिया। अब नैरो डाउन करने के बाद अब आप फर्दर जो मूव करेंगे, मजीद उसको नैरो डाउन करेंगे